Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल क्या होता है और फिर हम क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल को देख लेते हैं। ऑर्बिटल क्या है? देखें, अगर हम बोर के मॉडल की तरफ वापस जाएं तो बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मटेरियल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन चूंकि मटेरियल पार्टिकल है तो हम इसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं और हम इसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी। इसके बाद डी ब्रॉगली ने जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाला आइडिया था कि लाइट की डुअल नेचर है, उसको मटेरियल पार्टिकल्स पर अप्लाई कर दिया और इसने कहा कि जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी डुअल नेचर होती है। इसके बाद आ गया हीजनबर्ग। हीजनबर्ग ने कहा कि हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली विद ग्रेट एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डुअल नेचर है, उसमें वेव नेचर भी मौजूद है, जैसा कि डेविसन और जर्मर ने कंफर्म भी कर दिया था उसको एक्सपेरिमेंट से। निकल जो क्रिस्टल थी उस पर डिफ्रैक्शन करवा दी थी और डिफ्रैक्शन जो है ये वेव की प्रॉपर्टीज है। इसके बाद वेव नेचर पे काम स्टार्ट हुआ। वेव मैकेनिकल मॉडल आ गया। श्रोडिंगर, हीजनबर्ग और डायरेक्ट ने वेव थ्योरीज पेश की, जिसमें सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट थी दैट वाज गिवन बाय श्रोडिंगर। और इसने हाइड्रोजन के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जो थी वो ड्राइव की, एक सेटअप दिया इसने वेव इक्वेशन का जो कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। अब वेव नेचर के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो, जैसा कि बोहर ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम है, एटम की स्ट्रक्चर फ्लैट नहीं है। जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में होती है। और इस थ्री डिमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। आप पोजीशन नहीं बता सकते एग्जैक्टली, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली। फिर क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर, एक खास डिस्टेंस आर पर, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी उसकी फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। और यही प्रोबेबिलिटी जो है, इसको ऑर्बिटल का नाम दिया गया, इसको वेव फंक्शन का नाम दिया गया। जैसा कि हाइड्रोजन एटम में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, वो 0.5 to 9 डिग्री एंगस्ट्रम है, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट का बोर ने रेडियस बताया था। तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है उस थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस in which there is 95% chances of finding electron. इसी ऑर्बिटल को हम स्प्रेड ऑफ चार्ज भी कहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में है अराउंड द न्यूक्लियस। थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन और एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल का नया कंसेप्ट दे दिया वेव नेचर की वजह से कि यहाँ पर कोई ऑर्बिट्स नहीं है, कोई सब शेल्स नहीं है, यहाँ पर बस थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, उसको ऑर्बिटल का नाम दे दिया। अब अगर हम कंपैरिजन कर लें ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसको बाद में सोमरफेल्ड ने एलिप्टिकल पाथ कह दिया था। अगरचे ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो थ्री डिमेंशनल स्पेस में थ्री डी मूवमेंट शो कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और उस स्पेस को ऑर्बिटल कहते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। बोर के मुताबिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम शो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्बिटल में हम जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। वजह क्या है?
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर वेव नेचर है। किसी भी ऑर्बिट में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो उसका फार्मूला है 2n², जबकि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो ऑर्बिट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की प्लेनर मोशन को, फ्लैट मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वो 3D मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। 3D मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन हम पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, मोमेंटम भी नहीं बता सकते, तो फिर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने से हमें जो वैल्यूज मिलती हैं, जो सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर ही हैं जो इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, जो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पता क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, और जहां पर मौजूद है वहां पर ऑर्बिटल की शेप कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। ये सारा कुछ हमें क्वांटम नंबर बताएंगे। एक्चुअली जो 3 डायमेंशनल, जो 3 एक्सेस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में शो किए गए हैं, वो 3 क्वांटम नंबर हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं किया जाता, वो इंडिपेंडेंट है। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर नंबर्स हैं, नाम से पता चल जाता है। क्वांटम का मतलब इनकी कोई फिक्स वैल्यूज हैं। These values have been derived from the Schrodinger wave equation. ये वैल्यूज एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और यही जो नंबर हैं, यही जो क्वांटम नंबर हैं, दे डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं? 4 क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से लिखते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर l से लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से लिखते हैं। पहले जो तीनों क्वांटम नंबर हैं ये ड्राइव किए जाते हैं, ये सॉल्यूशन है एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट है। इन क्वांटम नंबर को देख लेते हैं वन बाय वन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसके यहाँ पर स्पेलिंग गड़बड़ हो गए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली शेल्स को, एनर्जी लेवल्स को शो करता है, और यही वो क्वांटम नंबर है जिसका बोहर ने अपने मॉडल में जिक्र किया था। ये वो क्वांटम नंबर है जो हमें ना सिर्फ रेडियस का बल्कि एनर्जी का भी बताता है। अब अगर आपको याद हो, बोहर के मॉडल में MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये जो n है, दिस इज शेल नंबर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये जो n है, ये है एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने यूज किया था अपने मॉडल में। इसको हम n से लिखते हैं। n जो है ये शेल नंबर है, शेल नंबर, या आप इसको ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं। शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो है। कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती क्योंकि ये क्वांटाइज्ड वैल्यूज हैं, और फिर कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली शेल नंबर हैं। जैसा कि n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 1 हो तो k शेल होगा, अगर 2 हो तो l शेल होगा, अगर 3 हो तो m शेल होगा, और अगर 4 हो तो ये n शेल एंड सो ऑन। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल नंबर के बारे में। अब इसके साथ साथ ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें साइज ऑफ द शेल बताता है। अगर आपको याद हो फार्मूला बोर्स मॉडल में हमने रेडियस निकाला था nth ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट का रेडियस किसके बराबर था? 0.5 डिग्री एंगस्ट्रम इनटू n स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू जो थी वो डिसाइड करती है साइज कितना होगा। n की वैल्यू 1 होगी तो ये सबसे स्मॉल साइज होगा पहले ऑर्बिट का, फिर n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो एक तो हमें
ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से साइज ऑफ द शेल का पता चलता है। जितनी एन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, साइज उतना ही शेल का बड़ा होता जाएगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर विल बी द साइज। इसी तरह एनर्जी भी बताता है इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिट्स की। अगर आपको एनर्जी वाला एक्सप्रेशन याद हो, हमने ये भी ड्राइव कर लिया था। एनर्जी का एक्सप्रेशन था -1313 ओवर एन स्क्वायर किलो जॉल पर मोल। तो यहाँ पर भी देखें, ये नेगेटिव साइन के साथ इन्वर्स है। नेगेटिव साइन के साथ इन्वर्स होने से मुराद है, ये एक्चुअली नेगेटिव साइन खत्म करेंगे डायरेक्ट है। इसका मतलब है जितनी एन की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, उतनी ही शेल की एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। शेल की एनर्जी ज्यादा तो शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। तो हमें एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ना सिर्फ उसका साइज बल्कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट का भी पता चल जाता है। इसी तरह रेडियस है, जितना साइज बड़ा, एन की वैल्यू ज्यादा होगी, रेडियस बड़ा होता जाएगा। अब है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन या शेल में इलेक्ट्रॉन किस फार्मूले से निकलते हैं, 2n स्क्वायर। यहाँ हम n की वैल्यू 1 लगा दें, n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब है n की वैल्यू 1 होगी तो k शेल है, और k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह यहाँ वैल्यू 2 लगा दे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे m शेल में, n शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। इस तरह हम यहाँ पर n की वैल्यू निकाल के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें आइडिया देता है शेप्स ऑफ सब शेल्स के बारे में। बोर के मॉडल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिर्फ जिक्र था, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सफिशिएंट नहीं है लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको याद हो, हमने बोर के मॉडल में फाइन स्ट्रक्चर का जिक्र किया था कि एक लाइन सेवरल लाइंस में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब है कि सिंगल क्वांटम नंबर सफिशिएंट नहीं है स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर एक एडिशनल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशन से मिलता है, जो हमें शेप्स ऑफ द सब शेल्स के बारे में आइडिया देता है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 0 से n-1 होगी, यानी L की वैल्यू 0 1 2 3 n-1 वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। ये हमें इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक तो ये नंबर ऑफ शेल्स, सब शेल्स के बारे में बताता है। किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब शेल जो होते हैं वो n की वैल्यू के इक्वल आते हैं। यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो उसमें सब शेल भी एक ही होगा, s। अगर n की वैल्यू 2 है तो सब शेल 2 हो जाएंगे, s और p। अगर n की वैल्यू 3 है तो सब शेल भी 3 हो जाएंगे, s p d और f। n की वैल्यू 4 है तो सब शेल भी 4 हो जाएंगे, s p d और f। यानी जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही उसमें सब शेल आ जाएंगे। n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसमें सब शेल भी ज्यादा होते जाएंगे। जैसा कि देखें, L की वैल्यू 0 होगी तो सब शेल S होगा। S जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। L की वैल्यू 1 होगी तो ये P सब शेल हो जाएगा। S जो है S स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। P जो है ये डम्बल शेप्ड है, इस तरह से P डम्बल शेप्ड हो जाएगा। D सब शेल L की वैल्यू 2 होगी तो D सब शेल होगा। ये डबल डम्बल शेप्ड होता है, इस तरह से डबल डम्बल शेप्ड या सॉसेज शेप्ड इसको कहते हैं, 4 लोब्ड। और अगर एल की वैल्यू 3 हो जाएगी एफ सब शेल, और इसकी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं। तो ये एक तो हमें जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें आइडिया देता है शेप्स ऑफ द सब शेल्स के बारे में। अब है, अगर हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप चेक कर लें कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो उसमें शेल कौन सा होगा, k। और n की वैल्यू, जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही उसमें सब शेल आएंगे, एक ही सब शेल आएगा s। और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो ये l शेल होगा। n की वैल्यू 2 होगी तो सब शेल भी 2 आएंगे, जैसा कि एक s है और दूसरा p है। s के लिए l की वैल्यू 0 है और p के लिए 1 है। n की वैल्यू 3 तो सब शेल भी 3 आ जाएंगे, 3s 3p और 3d। इसमें l 0 होगा तो s, l 1 होगा तो p और l 2 होगा तो d। n की वैल्यू 4 होगी तो सब शेल भी 4 आ जाएंगे, s p d और f।
L 0 होगा तो S, L 1 होगा तो P, 2 होगा तो D और 3 होगा तो F। यानी जितनी N की वैल्यू आएगी उतने ही उसमें सब शेल आते जाएंगे। सब शेल S, P, D और F को हम कहते हैं। इसके बाद है कि किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 इंटू 2L+1। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लगा सकते हैं। जैसे L की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 लगाएं तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। L की वैल्यू 1 है, P सब शेल यहाँ पर L की वैल्यू आप 1 लगाए फार्मूले में तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब P में मैक्सिमम 6। L की वैल्यू 2 D सब शेल के लिए यहाँ पर 2 लगाएं 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मैक्सिमम। और L की वैल्यू 3 लगाएं F सब शेल के लिए, यहाँ 3 सब्सटीट्यूट करें 14, यानी F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हमारे ऑर्बिटल का कंसेप्ट और ऑर्बिटल के साथ साथ 2 क्वांटम नंबर, एक प्रिंसिपल और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल हमें बताता है साइज ऑफ द शेल के बारे में, हमें रेडियस के बारे में, हमें एनर्जी के बारे में बताता है और शेल्स में इलेक्ट्रॉन के बारे में। जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल की शेप्स और फिर सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन के बारे में और फिर किसी भी शेल में कितने सब शेल आएंगे उसके बारे में आइडिया देता है। थैंक यू वेरी मच।